हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई। दिस इज़ अमूल ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में जेई एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल है और उसके सोल्यूशन के साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाला भी है। लेकिन प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं प्रॉब्लम एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इस प्रॉब्लम को बीइंग एन IIT जेई एडवांस एस्पिरेंट्स यू शुड ट्राई ऑन योर ओन। पहले आपको इसको खुद अपने दम पे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद आप सोल्यूशन आराम से देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं आज का प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक पाथफाइंडर से ली गई है। आप मोस्टली, आप में से सारे लोग, मुझे लगता है कि इस बुक से अवेयर होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। Three identical cylinders, each of mass m, which is equal to 10√3 kg, are arranged on a horizontal floor as shown in the figure, with their axes horizontal. The floor as well as the cylinders are frictionless. You can apply a constant force. You apply a constant horizontal force directed to the right on the left cylinder. For what range of f will all the three cylinders remain in contact with each other? Acceleration of free fall is g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है, इस प्रॉब्लम में 3 आइडेंटिकल सिलेंडर्स हैं जिनका मास दिया हुआ है 10√3 kg ईच, और इनको इस तरह से रखा गया जैसे सिलेंडर इस तरह से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है और 2 सिलेंडर के ऊपर तीसरा अरेंज्ड है। इनका एक्सेस ऐसे होगा, इन तीनों का ही एक्सेस हॉरिजॉन्टल है। अब इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है, ऐसा बताया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 लेना है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस लेफ्ट मोस्ट सिलेंडर पे, और इस सिलेंडर पे एक कांस्टेंट फोर्स इस तरह से अप्लाई किया जा रहा है जिससे कि ये तीनों ही कांटेक्ट में बने रहें। तो अगर ये तीनों कांटेक्ट में बने रहें तो इसके लिए इस फोर्स की एक रिक्वायर्ड रेंज होगी, उस रेंज ऑफ फोर्स को ही हमें फाइंड करना है। तो ये एक अपने आप में अच्छा प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं इसमें एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा। जैसे अगर इस तरह का एक अरेंजमेंट हम लोग देखें तो ये अपने रियल लाइफ में भी हम लोग इसको फील कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ के एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे अगर सपोज करें कि ये 3 सिलेंडर्स को हम लोग किसी तरह से ऐसे एडजस्ट करके रखें और उसके बाद ये जो भी फोर्सेज हैं इनको रिमूव कर दिया जाए। तो अगर मैं इस फोर्स को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो इसमें क्या होगा, ये वाला सिलेंडर नीचे आने की कोशिश करेगा और ये दोनों सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैंने इस सिलेंडर को रोक रखा है तो ये तो दूर नहीं जा पाएगा, लेकिन ये वाला सिलेंडर क्या होगा, उधर दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रॉब्लम में पहली बात तो यही है कि अगर मैंने यहाँ पर सफिशिएंट फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसमें ये वाला सिलेंडर नीचे आने लग जाएगा और ये दोनों सेपरेट होंगे। तो हम लोगों को इस फोर्स की एक मिनिमम वैल्यू ऐसी जरूर रिक्वायर्ड है जिससे कि ये सिलेंडर नीचे ना आ सके, यहाँ से नीचे ना आ सके और ये दोनों सेपरेट ना हो सके। तो इस फोर्स की जो लोअर रेंज होगी उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन मिल गई है। वो कंडीशन क्या है कि भाई इसकी लोअर रेंज हम लोग उस पॉइंट पर फाइंड करेंगे जब ये दोनों जस्ट सेपरेट ही होने वाले हों, ये नीचे वाले दोनों सिलेंडर सेपरेट होने वाले हों, उस समय हम लोग इस फोर्स की लोअर लिमिट को फाइंड करेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इस सिलेंडर को बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के चलाना शुरू करूँ तो उसमें क्या होगा, ये वाला सिलेंडर इसके नीचे से स्लिप करने लग जाएगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा फोर्स देंगे तो इस सिलेंडर के नीचे ये स्लिप होगा। उस केस में क्या होगा, अगर ये इसके नीचे स्लिप होने की कोशिश करेगा तो ये वाला सिलेंडर इस दूसरे सिलेंडर से कांटेक्ट ब्रेक करेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स देने के बाद इन दोनों सिलेंडर्स का कांटेक्ट लूज होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को फोर्स को बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये फोर्स एक ऐसी वैल्यू को एक्सीड न करे जिसपे ये दोनों सिलेंडर्स सेपरेट हो जाएं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए 2 कंडीशंस हमें मिल गई हैं। एफ की लोअर लिमिट के लिए क्या करना है, इन दोनों को जस्ट सेपरेट होने वाली सिचुएशन में सॉल्व कर देना है, और इस फोर्स की अपर लिमिट के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को जस्ट सेपरेट होने वाले सिचुएशन में सॉल्व कर देना है। इसके बाद ये एक सिंपल सा न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद एक बात पर हम लोग और ध्यान दे सकते हैं कि जब तक ये तीनों सिलेंडर सेपरेट नहीं हो रहे हैं तब तक ये तीनों एक साथ चलेंगे, और अगर ये एक साथ चलेंगे तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम लिखा जा सकता है। इसकी हेल्प से हमें इसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सीधे सोल्यूशन पे।
तो सोल्यूशन में हम लोग इसमें दो कंडीशन बनाएंगे जब हमें फोर्स की लोअर लिमिट को चेक करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है भाई, लोअर लिमिट ऑफ फोर्स हम लोग उस समय देखेंगे जब ये नीचे वाले दोनों सिलेंडर ऑलमोस्ट सेपरेट होने वाली सिचुएशन में आ जाए। इस तरह की एक सिचुएशन बने जब ये दोनों जस्ट सेपरेट होने वाले हैं और इसके ऊपर ये तीसरा सिलेंडर इस तरह से इनके कांटेक्ट में बना रहे। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात है यहाँ पर, इन दोनों का कांटेक्ट ऑलमोस्ट क्या होगा, लूज होने वाला होगा। फोर्स की लोअर लिमिट के लिए क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो कांटेक्ट है इसको हम लोग जस्ट लूज होता हुआ सपोज करें। तो अगर ये कांटेक्ट लूज होने वाला है तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट न होने की वजह से यहाँ से कोई नॉर्मल का फोर्स नहीं आएगा। और इस समय अगर हम लोग देखें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार हम लोग लोअर लिमिट के लिए इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो सिचुएशन क्या है भाई, यहाँ से पहले तो हम लोग इनका एक्सेस देख लेते हैं। इस तरह से एक बार इन तीनों के सेंटर्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ये तीनों ही आइडेंटिकल हैं, इसलिए इन तीनों के सेंटर्स को जो जोड़ने वाली लाइंस हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगी। अब यहाँ पर क्या है, मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में अप्लाई होने वाला एक नॉर्मल का फोर्स है N1। तो वो N1 का फोर्स इस सिलेंडर पर इन दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग इस तरह से ऊपर आ जाएगा, और यही वाला जो नॉर्मल का फोर्स है वो इस सिलेंडर पे किधर आएगा, नीचे। इसके बाद मैं इन दोनों के कांटेक्ट वाला जो फोर्स है नॉर्मल का उसको N2 सपोज कर लेता हूं। तो इस सिलेंडर से यहाँ पर ऊपर एक फोर्स आएगा N2, और इसकी वजह से इस पे इतना ही नॉर्मल अप्लाई होगा नीचे की ओर N2। इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं आएगा। अब एक बार इसमें थोड़ा सा हम लोग एंगल का भी हिसाब देख लेते हैं। तो एंगल कैसे कैसे देखना है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अंदर वाले सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा, यहाँ पर ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर है। इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा। अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाए तो दोनों साइड एंगल हमें कितना मिलेगा, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, इस तरह से। अब इसमें हम लोग पहले एक बार सबसे ऊपर वाले सिलेंडर को कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन इस सिस्टम का हमें पहले से पता है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या लेना है, F/3m। पहली बात तो ये है। अब एक बार हम लोग इसमें ये देख लें कि ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है इस पे 3 फोर्सेज हैं। इस ऊपर वाले सिलेंडर पे 3 फोर्सेज हैं, N1 N2, और इसका अपना वेट नीचे आ जाएगा mg। तो इस सिलेंडर के लिए एक बार हम लोग इक्वेशंस देख लेते हैं। फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व कर देते हैं। N1 का वर्टिकल कंपोनेंट N1 cos 30 डिग्री, N2 का वर्टिकल कंपोनेंट N2 cos 30 डिग्री, ये दोनों ही ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। और ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो किसको बैलेंस करेंगे, वेट mg को। तो ये यहाँ पर इसमें एक दूसरी कंडीशन हमें मिल गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू रिप्लेस कर लें तो यहाँ से कैलकुलेशन मिलेगा N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू cos 30 √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2mg/√3 आ जाएगा। N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू 2mg/√3। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अगर हम लोग N1 और N2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कर लें और उसके बाद इस सिलेंडर के एक्सेलरेशन को उनसे रिलेट कराएं तो N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा N1 cos 60। उसको क्या लिख सकते हैं, N1 cos 60, और N2 का भी कंपोनेंट इसके अपोजिट एक्ट करेगा, N2 cos 60। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इससे ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m टाइम्स a। m इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, F/3, और यहाँ पे cos 60 को लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन मिल जाएगा N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू F/3। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो अगर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 2F/3। एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पर हमें और मिल जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों से हम लोग n1 और n2 को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें f अपने आप में अननोन है। तो अगर हम लोग इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो भी f एक तीसरा अननोन और है। तो अभी एक तीसरे इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट हमारे पास और है। तीसरा इक्वेशन हम लोग इस सिलेंडर के हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को कंसिडर कर लें तो मिल जाएगा। जैसे ये सिलेंडर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो रहा है, इसको एक्सेलरेट कराने वाला फोर्स कौन सा होगा? यहाँ से तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट होगा जो इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो इस नॉर्मल का कंपोनेंट क्या है? n2 cos 60, और वो n2 cos 60 भी किसके बराबर हो जाना चाहिए? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, विच विल बिकम f/3। n2 cos 60 इक्वल टू cos 60 को 1/2 रखा जाए तो यहाँ से हमें n2 की एक वैल्यू मिल जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी 2F/3। 2F/3 ये वैल्यू हो गई n2 की। अब ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गए और ये तीन अननोन है, तो इन तीनों को सॉल्व करने के लिए ये सफिशियंट है। इन दोनों की हेल्प से अगर हम लोग n2 कैलकुलेट कर लें तो इसके साथ कंपेयर करके जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं। 1 2, इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ 3, इसको लिख लेता हूँ 4 और इसको लिख लेता हूँ 5। तो 3 - 4, अगर 3 - 4 हम लोग सॉल्व करें तो n1 n1 कैंसिल होगा, 2n2 की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4 से 2n2 आएगा कितना, एक बार ये भी देख लिया जाए। 3 - 4 2mg/√3 - 2F/3, 2mg/√3 - 2F/3। 2 सब में कॉमन है, कैंसिल कर लेते हैं। n2 की वैल्यू आ गई mg/√3 - f/3। लेकिन n2 की एक और वैल्यू है अपने पास 2F/3, तो n2 को ही हम लोग और क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 2F/3। तो अब इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर कर दें, 2F/3 और f/3 कितना हो जाएगा? f की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg/√3। तो ये कौन सा इसमें फोर्स कैलकुलेट हुआ है? लोअर लिमिट है ये, f की जो लोअर लिमिट है वो हमें मिल रही है यहाँ से। तो ये तो हम लोगों ने लोअर लिमिट फाइंड कर लिया। अभी इस रेंज में हमें अपर लिमिट और देखनी है फोर्स की। तो अपर लिमिट के लिए भी एक बार हम लोगों ने शुरू में ही ये कंसेप्ट डिस्कस किया कि भाई अपर लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जब इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये नीचे से स्लाइड होने की कोशिश करेगा, और ये वाले जो स्फीयर्स हैं ये दोनों सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आने वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस सिचुएशन के लिए एक बार हम लोग सोल्यूशन और कर लेते हैं, फोर्स के लिए अपर लिमिट चेक करते हैं। तो एक बार फोर्स के अपर लिमिट के लिए हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। अपर लिमिट की सिचुएशन हमें कैसे मिलेगी? पहले हम लोग यहाँ पर ये सेंटर्स देख लें और इनको एक बार मिला लेते हैं। ये इन तीनों के सेंटर्स हैं। अब इस बार क्या है, जब हम लोग फोर्स की अपर लिमिट ले रहे हैं तो ये दोनों सिलेंडर्स सेपरेट होने वाले हैं। तो एक बार हम लोग इसमें फोर्सेस को देख लें पहले। इन दोनों के बीच में n1 फोर्स हमने कंसीडर किया था, इस ऊपर वाले सिलेंडर पे ये n1 फोर्स इधर आ जाएगा नॉर्मल का, और यही नॉर्मल इस पे किधर होगा? नीचे। इन दोनों में कोई कांटेक्ट का फोर्स नहीं रह गया, लेकिन इन दोनों में कांटेक्ट का फोर्स होगा। तो इन दोनों में जो कांटेक्ट का फोर्स है उसको अगर मैं n3 सपोज कर लूँ, यहाँ पर मैंने n2 सपोज किया था, उसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर n3 सपोज कर लेता हूँ, जो राइट वाले सिलेंडर पे किधर आएगा? राइट में। लेफ्ट वाले सिलेंडर पे किधर होगा? लेफ्ट में। ये सिचुएशन है। यहाँ से इस पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ऊपर वाले सिलेंडर का वेट mg ये नीचे अभी और अप्लाई हो रहा है। वर्टिकल से ये कितने एंगल पर है? 30 डिग्री पे। तो इस बार हम लोगों को क्या करना है? पहली बात तो यही कि भाई फोर्स 3ma के बराबर होगा, a की वैल्यू F/3m के बराबर होगी। ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये तीनों एक साथ चलेंगे।
अब एक बार ऊपर वाले सिलेंडर को हम लोग कंसीडर कर लें और इसमें फोर्सेज की एनालिसिस करें। तो N1 का वर्टिकल कंपोनेंट mg से बैलेंस होगा N1 cos 30 डिग्री। N1 cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू mg। cos 30 को √3/2 लिख सकते हैं, तो N1 कितना आ जाएगा 2mg डिवाइडेड बाई √3। ये तो वैल्यू हो गई N1 की, ये तो सीधे सीधे ही मिल गया। लेकिन N1 मिलने से इसमें बहुत कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, N1 का वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया। अभी इसमें अगर हम लोग N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लें तो N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा N1 cos 60 डिग्री। N1 cos 60 डिग्री। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ N1 ही इस सिलेंडर को क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा। तो इसको हम लोग इक्वेट करा सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन। m इंटू ए की वैल्यू क्या आएगी f डिवाइडेड बाई 3। N1 cos 60 को लिख सकते हैं 1/2। तो 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे N1 की एक और वैल्यू हमें मिल गई है 2f डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो इस तरह से N1 की दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में तो बराबर होनी ही चाहिए। इसके लिए अगर हम लोग 1 और 2 को कंपेयर कर दें तो देखते हैं इससे हमें क्या मिल रहा है फ्रॉम 1 एंड 2। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है। 2mg/√3 क्या मिल रहा है इससे 2mg डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 2f/3। 2f/3। तो यहां से 2 और 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर दें, 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे f की वैल्यू क्या आ जाएगी √3mg। f इक्वल टू √3mg। तो ये इस बार फोर्स की अपर लिमिट हमें मिल जा रही है। तो इस तरह से अगर हम लोग प्रॉब्लम को देखें तो इसमें फोर्स की लोअर लिमिट आई थी mg/√3, जबकि अपर लिमिट आ गई है √3mg। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉपर सोल्यूशन देना चाहें फोर्स के रेंज का तो कैसे दे सकते हैं mg डिवाइडेड बाई √3 लेस देन f लेस देन √3mg। ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन हो गया। इक्वल टू भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू पे ये कांटेक्ट में तब भी रहेंगे, जस्ट सेपरेट होने वाली सिचुएशन होगी। तो ये ओवरऑल सोल्यूशन था आज के प्रॉब्लम का। तो चलिए, इस तरह के वीडियोस अभी हम लोग और लेके आते रहेंगे। आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।